हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3। बच्चों, हम लोग का चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चल रहा है, जिसमें हम लोग यूनिट 1 अकाउंटिंग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये अपना सीए फाउंडेशन का न्यू बैच है और ये बच्चों आपका थर्ड लेक्चर ही है। तो जिन बच्चों का छूट गया है वो पिछला 2 लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स होते हैं? तो यूजर्स का मतलब क्या होता है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो, अकाउंटिंग डेटा में इंटरेस्टेड हो, उसे हम लोग कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और बच्चों, यूजर 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल यूजर, जो कंपनी के इनसाइड होता है, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट। और एक होता है बच्चों एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब जो कंपनी के आउटसाइड होता है, और इसमें तुम्हारा इन्वेस्टर्स आ जाएगा, लेंडर्स आ जाएगा। लेंडर्स कहते हैं बच्चों उधार देने वाले को। क्रेडिटर या सप्लायर आ जाएगा। गवर्नमेंट आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, कस्टमर्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या है बच्चों? एक्सटर्नल यूजर्स। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा बच्चों 2 टाइप का। इंटरनल यूजर जो कंपनी के इनसाइड होता है, जैसे इसमें मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है। और एक्सटर्नल यूजर्स में आपका जो कंपनी के आउटसाइड होता है, जैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, कस्टमर्स, एक एम्प्लॉयज़ भी ले लो। ठीक है। तो पहले हम लोग इंटरनल यूजर में आपका क्या है? मैनेजमेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट को हम यूजर क्यों कहते हैं? पहले तो देखो, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, इसलिए तो इसको यूजर कह रहा है। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत होती है बच्चों? तो ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट को कंपनी के लिए डिसीजन लेना होता है। ठीक है, क्या बोले? मैनेजमेंट को कंपनी के लिए डिसीजन लेना होता है। और जब मैनेजमेंट डिसीजन लेता है तो उसको उस समय अकाउंटिंग डेटा की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है डिसीजन लेने के लिए। कंपनी क्या करता है, सॉरी, मैनेजमेंट क्या करता है? कंपनी के फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करता है। ठीक है। तो फोरकास्टिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, तो इसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या है? यूजर है। मैनेजमेंट जब भी कंपनी के लिए डिसीजन लेगा तो इसको अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट जब भी कंपनी के लिए फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है, बजट बनाता है, तो उस समय उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और ये कंपनी के इनसाइड होता है, इसलिए इसको इंटरनल यूजर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों एक्सटर्नल यूजर, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होता है? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, इसको ऑनर भी कह सकते हो। तो एक इन्वेस्टर को कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट होता है बच्चों? तो जब भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो किस पर्पज़ से इन्वेस्ट करेगा? ये चाहेगा कि इस कंपनी से क्या मिले, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो इन्वेस्टर क्या करता है? कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है। यानी कंपनी, बिना इन्वेस्टर कंपनी का परफॉर्मेंस जाने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता बच्चों। तो इन्वेस्टर क्या चेक करता है? कंपनी का परफॉर्मेंस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस, कंपनी का पोजीशन। इसके लिए इसको बैलेंस शीट चाहिए कि कंपनी में क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है। लिक्विडिटी चेक करता है बच्चों। इन्वेस्टर्स इंश्योर होना चाहता है कि कंपनी का लिक्विडिटी बढ़िया है, तभी तो डिविडेंड देगा। डिविडेंड देने के लिए कैश चाहिए। ठीक है। तो ये सारा चीज़ और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो इन्वेस्टर्स चेक करना चाहेगा। तो ये सारे चीज़ें चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी इन्वेस्टर्स कंपनी का परफॉर्मेंस जानना चाहता हो, या कंपनी का पोजीशन जानना चाहता हो, या कंपनी का लिक्विडिटी जानना चाहता हो, तो कंपनी का क्या चेक करेगा बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन्वेस्टर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना बच्चों?
तो इन्वेस्टर्स क्या हो गया, यूजर हो गया। कौन सा यूजर है, एक्सटर्नल यूजर। इन्वेस्टर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि वो कंपनी का रिस्क एसेस कर सके। इन्वेस्टर्स इंश्योर होना चाहता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना कहीं इस रिस्की तो नहीं होगा, इस कंपनी में पैसा लगाएंगे कि मेरा पैसा फंस तो ना जाएगा, और कंपनी का स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी जानना चाहेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है बच्चों। एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, एम्प्लॉइज को चाहिए कैरियर डेवलपमेंट। एम्प्लॉय कंपनी का स्टेबिलिटी, कंपनी का कंटिन्यूटी, कंपनी का पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब कि कंपनी आगे कितना ग्रो करेगा, ये सब चीज़ें एम्प्लॉय जानना चाहता है। इसके लिए एम्प्लॉय को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एम्प्लॉय इंश्योर हो जाए कि इस कंपनी में काम करेंगे तो हमारे कैरियर के लिए बढ़िया होगा, कैरियर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसको फाइनेंशियल रिवार्ड मिलेगा, इस कंपनी में अगर मेहनत करेंगे तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो एम्प्लॉय भी कंपनी के अकाउंटिंग डेटा में इंटरेस्टेड होता है, यह जानने के लिए कि कंपनी का स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी कितना चलेगा, कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रो करेगा। ये सब एम्प्लॉय के कैरियर एडवांसमेंट के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और कंपनी का स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, पोटेंशियल, उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा एम्प्लॉय को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर। इसलिए एम्प्लॉय को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कंपनी का बेनिफिट भी देखना चाहेगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है एम्प्लॉय का क्या, सैलरी। तो कोई भी कंपनी जब बेनिफिट में रहेगा, अच्छा पोजीशन में रहेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, तो एम्प्लॉय का भी सैलरी बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो कंपनी का स्टेबिलिटी देखना चाहेगा, ताकि एम्प्लॉय को लगे कि इस कंपनी में मेरा फ्यूचर सही है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए एम्प्लॉय को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एम्प्लॉय भी अकाउंटिंग यूजर्स हुआ। लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। लेंडर्स होता है जो लोन प्रोवाइडर होते हैं, जो लोन देते हैं। तो जब लेंडर्स किसी कंपनी में लोन देगा तो लेंडर्स को भी चेक करना होता है कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब कंपनी चेक करना चाहेगा कि जिस कंपनी में हम लोन दे रहे हैं, जिस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं, क्या वो लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। ठीक है, उसका लिक्विडिटी चेक किया जाएगा कि क्या टाइमली वो इंटरेस्ट पेड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, टाइमली वो हमारा पैसा रिफंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका परफॉर्मेंस, उसका पोजीशन भी देखना चाहेगा। इसलिए लेंडर्स भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। तो ये भी एक यूजर हो गया। ये सब बच्चों कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, इसलिए ये सब क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। क्रेडिटर क्या होता है, जो सामान सप्लाई करता है, सप्लायर कहते हैं इसको। तो क्रेडिटर किसी कंपनी में क्रेडिट पे अगर सामान सप्लाई कर रहा है तो उस कंपनी का क्रेडिट वर्थनेस चेक करेगा। तो इसको भी अकाउंटिंग डेटा की जरूरत पड़ रही है। ये भी देखना चाहेगा कि कंपनी जो है क्या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुकाने में समर्थ है कि नहीं, एबल है कि नहीं कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुका सकता है। तो ये बात क्रेडिटर को कैसे पता चलेगा, तो क्रेडिटर भी उस कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करके ही श्योर होगा। इसलिए क्रेडिटर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्रेडिटर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों। गवर्नमेंट को देखना होता है कि जो बिजनेस है वो टैक्स लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही टैक्स पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो बिजनेस टैक्स का चोरी तो नहीं कर रहा है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा की जरूरत पड़ती है। कंपनी शेयर होल्डर का पैसा प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं शेयर होल्डर का पैसा के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है। पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है बच्चों। पब्लिक क्या देखना चाहता है, पब्लिक क्यों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पब्लिक क्यों कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है, वो ये इंश्योर होना चाहता है, जानना चाहता है कि ये जो कंपनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना है। ठीक है, और ये भी जानना पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि ये जो कंपनी है कंट्री के इकोनॉमी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसलिए पब्लिक भी इंटरेस्टेड होते हैं।
कस्टमर्स भी कस्टमर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। कस्टमर भी देखता है कि हम जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये कंपनी जो है जिसका हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो ओवरऑल कस्टमर्स भी क्या हो गया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर हो गया बच्चों। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है यूजर्स के लिए, जिसके आधार पर यूजर्स डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के साथ जुड़े या नहीं जुड़े। जैसे इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन में हेल्प करता है कि इन्वेस्टर पैसा लगाए कि नहीं लगाए। लेंडर्स के लिए क्या डिसीजन हो जाएगा कि पैसा लोन दे या ना दे। क्रेडिटर्स के लिए क्या डिसीजन होगा कि क्रेडिटर मटेरियल सप्लाई करे, क्रेडिट पे कि नहीं करे। एम्प्लॉय के लिए क्या डिसीजन होगा कि इस कंपनी में काम करना सही है कि नहीं सही है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस यूजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में चार्टेड अकाउंटेंट का क्या भूमिका है, क्या, ठीक है। तो देखो अकाउंटेंट जो होता है ना, बिजनेस वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। यानी बिजनेस वर्ल्ड का समझ जाओ कि एक तरह से इम्पोर्टेंट हीरो आपका क्या है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब बच्चों चार्टेड अकाउंटेंट्स है, ठीक है। अकाउंटेंट में आपका सुप्रीम कौन होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है। इसलिए बच्चों जम के पढ़ो कि चार्टेड अकाउंटेंट ही बन के बाहर निकलो। तो एक अकाउंटेंट का सोसाइटी में क्या भूमिका होता है, तो एक अकाउंटेंट का बिजनेस वर्ल्ड में, सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अकाउंटेंट क्या, अकाउंटेंट बोल रहे हैं बच्चों, चार्टेड अकाउंटेंट समझना। अकाउंटेंट का मेन पर्पस क्या होता है, अकाउंटेंट क्या काम करता है, तो फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेगा, फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करेगा, वो कंपनी के स्ट्रैटेजी के लिए एडवाइस देता है, मैनेजमेंट को एडवाइस देने में हेल्प करता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं और इंश्योर भी करता है कि कंपनी जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन कर रही है कि नहीं। यानी कि सीधा सीधे समझो नियम का पालन कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, इसको इंश्योर करने का काम भी अकाउंटेंट है। जैसे टैक्स लॉ, तो टैक्स लॉ का पालन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अकाउंटेंट यही इंश्योर करता है कि आप सही से टैक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट का यहाँ पे भी काम होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल अकाउंटेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है सोसाइटी में, बिजनेस वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखोगे अकाउंटेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम जाना जाता है। यानी कि अकाउंटेंट क्या करता है, किसी भी कंपनी को डेप्थ फाइनेंशियल एनालाइज करता है, जिसके आधार पर इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अकाउंटेंट का क्या भूमिका होता है, अकाउंटेंट का क्या रोल है, तो अकाउंटेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम करता है। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, बजट बनाने में, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप मान लो आप सोच रहे हो कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप चार्टेड अकाउंटेंट से एडवाइस ले सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा, आप पहले बताओ कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, चार्टेड अकाउंटेंट उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा और आपको सही सलाह देगा कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सही है नहीं है। उसी तरह चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी के मैनेजमेंट को भी एडवाइस देता है। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छा ढंग से एनालाइज कर सकता है, जिसके आधार पर वो मैनेजमेंट को भी एडवाइस देता है कि जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है। अकाउंटेंट का एक और काम होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन करके रखना। यानी कि अकाउंटेंट जो होता है वो सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि टैक्स का नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन करके चल रही है कि नहीं चल रही है। तो क्योंकि देखो कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो, आपको कानून का पालन तो करना ही है। एक होता है टैक्स की चोरी नहीं करनी है, तो टैक्स लॉ मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखना होता है कि जो कंपनी है वो लीगली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अकाउंटेंट का ये भी रोल होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना,
सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट को एक स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी के रूप में भी काम करता है। मैनेजमेंट को एडवाइस देता है जिसके आधार पर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए आवश्यक या ज़रूरी होता है बच्चों। नेक्स्ट है अकाउंटिंग लिमिटेशन या लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, एक हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसी तरह अकाउंटिंग का भी है। तो अकाउंटिंग के बहुत सारे पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत सारे एडवांटेज है, तो कुछ बच्चों उसमें कमियां भी है, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशन है, तो इस लाइन को पढ़ो बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ क्लियर एंड एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड नहीं करता। यानी कि ये नहीं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए तो किसी भी कंपनी का पूरा कंप्लीट पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल गया, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है। क्योंकि कंपनी जो है नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ क्लियर एंड एक्यूरेट डिपिक्शन, यानी कि ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस सही बताए। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया बच्चों। और अकाउंटिंग का एक और लिमिटेशन होता है कि इनकम कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है। जैसे कि प्रॉफिट आपका 10 लाख है और दिख रहा है 15 लाख 20 लाख, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉफिट का मिसकंसेप्शन होता है। प्रॉफिट जैसे विंडो ड्रेसिंग लोग कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। विंडो ड्रेसिंग किया जाता है बच्चों। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि प्रॉफिट कंपनी में कम हुआ है लेकिन बढ़ा कर दिखा दिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा होता है। तो कुछ लिमिटेशंस है बच्चों। एक लिमिटेशन है अनमेजरेबल वैल्यू। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एम्प्लॉय का लॉयल्टी, एम्प्लॉय का स्किल या एफिशिएंसी, इसको तो आप कहीं अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। और ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। बैलेंस शीट में केवल डे ऑफ प्रेजेंट प्रिपरेशन ही आपका पोजीशन बताता है, फ्यूचर का बारे में बताता ही नहीं है। यानी कि अगर हम बैलेंस शीट देख रहे हैं करेंट का, ठीक है, अगर हम करेंट का बैलेंस शीट देख रहे हैं तो करेंट के बैलेंस शीट से हम इंश्योर नहीं होते कि फ्यूचर में भी ऐसा ही पोजीशन होगा। अब जैसे किसी कंपनी का करेंट का बैलेंस शीट एकदम मक्खन जैसा है, बहुत अच्छा है, और हम एनालाइज कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह का पोजीशन होगा कंपनी का, तो ये एकदम से गलत है। यानी कि बैलेंस शीट क्या होता है, टेम्परल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो पोजीशन बता रहा है वो प्रेजेंट का बता रहा है बच्चों, फ्यूचर का नहीं बता रहा है। तो ऐसा कभी कभी गलत हो जाता है कि हम प्रेजेंट बैलेंस शीट के आधार पे हम ये सोच लेते हैं कि फ्यूचर में भी इस कंपनी का पोजीशन या परफॉर्मेंस सही होगा, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है, करेंट का बता रहा है, फ्यूचर का नहीं बता रहा है। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज हो गया। एक होता है कि अकाउंटिंग में लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग पूरी तरह से एस्टिमेशन पे चलता है बच्चों, अनुमान पे, एस्टिमेशन पे कर लो, जजमेंट पे चलता है। तो जजमेंट एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों, हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं कि एस्टिमेशन क्या कहते हैं सही हो, हमेशा जरूरी नहीं कि जजमेंट क्या हो सही हो। ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या होता है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग हैं तो जहान है। तो ह्यूमन रिसोर्स को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में केवल फिजिकल रिसोर्स को दिखाते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। लेकिन जो हम ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे एम्प्लॉय का स्किल, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी या एम्प्लॉय को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ और कहता है, दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ और कहता है। जैसे समझो बच्चों इसको ध्यान से, जैसे एक प्रिंसिपल होता है बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल, पढ़े होगे 11th में सब बच्चों। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस ईयर में दिखाएंगे, चाहे एक्सपेंस मटेरियल हो या इमटेरियल हो, मतलब इम्पोर्टेंट हो या बड़ा एक्सपेंस हो या छोटा एक्सपेंस हो। क्या बोले बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ, जिस ईयर में इनकम हुआ हो
उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में दिखाया। ये नहीं ध्यान देना है कि वो एक्सपेंस मटेरियल है मतलब कि सिग्निफिकेंट है, या इमटेरियल है इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कुछ भी लेवल का हो, बड़ा अमाउंट में हो छोटा अमाउंट में हो, उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस ईयर में इनकम हुआ है। इसको कहते हैं बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल। एक होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मटेरियल आइटम है, जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जो सिग्निफिकेंट आइटम है, जो बड़ा आइटम है, जो महत्वपूर्ण है, उसी को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करो। और जो इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है, उसको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करो। ठीक है, अब बताओ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना बच्चों, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कर रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल मटेरियलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल का सीधे कहना है कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो, इससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में दिखाओ, उसी ईयर में रिकॉर्ड करो। इसमें मटेरियलिटी बोल ही नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि कुछ भी एक्सपेंस हो, आप जिस ईयर में इनकम हुआ उससे रिलेटेड 2 रुपये भी खर्चा हो तो उसमें दिखाओ, या उससे रिलेटेड 1000 रुपये भी खर्चा हो तो उसी ईयर में रिकॉर्ड करो। लेकिन मटेरियलिटी कौन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मटेरियल अमाउंट है, मतलब बिग अमाउंट को ही आप दिखाओ, जो मटेरियल अमाउंट है उसको दिखाओ, 2 रुपये को मत दिखाओ, छोटे अमाउंट को मत दिखाओ। ठीक है, तो ये है आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे के कंट्रडिक्शन कहे जाते हैं। तो ये इसका एक अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है बच्चों कि प्रिंसिपल्स कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से बच्चों करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ, देखो बच्चों बुक कीपिंग जो होता है इसमें हम लोग जर्नल और लेजर बनाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डेटा है उस डेटे को एनालाइज करना, उस डेटे के आधार पे बजट बनाना, ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है बच्चों? अकाउंटिंग का। आंसर हो गया फर्स्ट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर और सप्लायर तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ही। लेंडर्स कस्टमर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है, तो दोनों है ना बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी आंसर हो गया सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है बच्चों? तो डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग का यूज होता है, फोरकास्टिंग में भी अकाउंटिंग का यूज होता है। तो देखो अकाउंटिंग जो होता है ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए, जिसके आधार पर यूजर डिसीजन मेकिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग बच्चों बुक कीपिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग का फंक्शन है। तो कौन सा आपका इनमें से अकाउंटिंग का फंक्शन है एक्सेप्ट छोड़कर? तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी, लेजर पोस्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंसीडर नहीं है? एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, ये तो बच्चों एसेट्स जो है मॉनेटरी टर्म एक्सप्रेस होते ही बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म में, बिल्कुल ये भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं बच्चों। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है हम लोग का बच्चों। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मनी में मेजर हो उसी को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करना, नॉन मॉनेटरी को बिल्कुल नहीं करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, क्या लिख देंगे? ये वाला आंसर हो गया सी। तो बच्चों इस तरह यूनिट 1 स्कोप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे बच्चों। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग मेरे एप्लीकेशन पे आ जाइएगा, मनीष इम्पेरियल क्लासेज। ठीक है, मनीष इम्पेरियल क्लासेज, या प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8340399621, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।